फीफा वर्ल्ड कप 2026 का चालू हो चुका है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के भरपूर चांसेस हैं इस बार। किस पे? फीफा पे। तो अभी ना फीफा खत्म होने का है, इसलिए सिर्फ मैंने बेसिक्स लाया है। अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड इसी साल बनाया है, अब तक का सबसे स्पेशल फीफा होने वाला ये। आज तक हमेशा जब भी फीफा होता था टोटल टीम 32 होती थी। ऐसा पहली बार है कि इसके पुल में कितनी टीम है? 48। तो लिख लीजिएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026 में टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी होगी? 48, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। क्लियर? एक और चीज याद रखना है कि ये यहां पर फीफा वर्ल्ड कप कहां से कहां तक चलेगा? जून 11 से 19 जुलाई, मतलब जुलाई 19 के बाद जो भी संडे या सैटरडे रहेगा वहां पर हम इसके बारे में दोबारा देखने वाले हैं, यानी अगले महीने ही। ठीक है, तो अभी हमने फिलहाल क्या देखा कि भाई फीफा का वर्ल्ड कप कब से कब तक चलेगा? जून और जुलाई के बीच में। दूसरी चीज आपको याद रखना है, ओपनिंग मैच किस कंट्री में हुआ? आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको। यानी पहला ही मैच खेला गया था मैक्सिको वर्सेस साउथ अफ्रीका। जीता कौन? मैक्सिको। इतनी चीजें आपको भूलनी नहीं है। फाइनल मैच, अच्छा, और मैच भी कहां हुआ था? मैक्सिको में ही हुआ था। जीता कौन? मैक्सिको। दूसरा चीज, फाइनल मैच कहां खेला जाएगा? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी कहां आता है? न्यूयॉर्क, यानी कि अमेरिका। तो अब आपने क्या देखा बेटा? ये दो चीज से क्या पता चला कि 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, 3 देशों में होस्ट किया जा रहा है। तो लिख लीजिए CUM, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। बायोलॉजी बाद में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है? फिलहाल आप ये याद रखिएगा। हाँ, ये CUM लिखाने का रीजन भी बता देता हूं। ये अच्छा क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 किस कॉन्टिनेंट में कराया गया है, आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। कौन से कॉन्टिनेंट में हो रहा है? नॉर्थ अमेरिका। कौन सा अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका में भी टोटल 3 देश है। फिलहाल याद रखना, ये देखो नॉर्थ अमेरिका का ये थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा है? मैप। याद क्या रखना है पता है? ये कनाडा है, ये यूएसए है और ये मैक्सिको है। यही इसलिए लिखाने का रीजन मेरा क्या था? CUM, नॉर्थ टू साउथ मैंने कंट्री लगाई है। ऊपर है कनाडा, फिर आता है यूएसए और फिर आता है मैक्सिको। CUM, टोटल 3 देश मिलकर करा रहे हैं। ओपनिंग मैच कहां हुआ था? मैक्सिको में। और क्लोजिंग मैच कहां होगा? अमेरिका में। पहला मैच कौन जीत गया था? मैक्सिको। और हारा कौन था? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अभी हमने सोर्सेस 2 देखे थे। मैंने बताया था बेटा, साउथ अफ्रीका ब्लैक मतलब धूप में टैनिंग हो जाती है। टैनिंग कब होगी? इलेक्शन में, चुनाव में आप जब प्रचार करोगे अपना। तो 2 ही चीज याद रखनी है, एक है इलेक्शन किसका? राज्यसभा का। और दूसरा क्या याद रखना था? अमेंडमेंट का तरीका क्या है? AM में 2 लेटर, साउथ अफ्रीका में भी 2 लेटर। बार बार जब तक रिकॉल नहीं करोगे याद नहीं होगा। चलो अभी फिलहाल करंट अफेयर करते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स कर लो, अभी बैकग्राउंड देख रहे हैं, बाद में हम करंट अफेयर देख लेंगे। फीफा में कितने लेटर है? 4 लेटर। तो बेटा फीफा की स्थापना कब हुई? 1904। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। कितने लेटर है? 4। ईयर क्या हो गया? 1904। दूसरा क्वेश्चन फीफा के बारे में क्या पूछ सकता है कि फीफा का हेडक्वार्टर किस कंट्री में लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड। पक्का? स्विट्जरलैंड के अंदर कहां पर लोकेटेड है? ज्यूरिख। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है। इतनी चीज अगर याद हो गई हो तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। फीफा में, अच्छा याद रखना, फीफा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब फीफा वर्ल्ड कप कौन कंडक्ट कराता है? फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन डी इंटरनेशनल, कौन बताएगा? फेडरेशन डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये हो जाएगा फीफा, या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, जो भी कर सकते हो। पक्का समझ में आ गया? फीफा से रिलेटेड हमने क्या देखा? कब स्थापना हुई? 1904 में। हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा? स्विट्जरलैंड में। अगर बात करेगा फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई? बेटा फीफा एजेंसी है। एजेंसी कब स्टेब्लिश हुआ था? 1904। और फीफा वर्ल्ड कप कब चालू हुआ? 1930। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता कि पहला एडिशन कौन से देश ने होस्ट किया था? आंसर क्या है? उरुग्वे। जीता कौन था? उरुग्वे। तो ये चीज याद रखना है। होस्ट कंट्री कौन थी? उरुग्वे। जीता कौन था? उरुग्वे। रनर अप भी याद रखना है। रनर अप कौन था? अर्जेंटीना। तो मैं आज ना फीफा से रिलेटेड बैकग्राउंड करा रहा हूं। 19 जुलाई को फाइनल होगा और उसके नेक्स्ट वाले वीक में हम इसका डिटेल में देख लेंगे। पक्का समझ में आया? एक और तथ्य बता देता हूं फीफा से रिलेटेड। मोस्ट सक्सेसफुल टीम है ब्राजील, 5 बार। लिख लीजिएगा, मोस्ट सक्सेसफुल टीम। मोस्ट सक्सेसफुल टीम हो जाएगी हमारी ब्राजील। पक्का?
फीफा से रिलेटेड सिर्फ इतने भी अगर फैक्ट्स याद रख लिए मोर देन इनफ होगा। अच्छा, और ये पहली बार हो रहा है कि किसी फीफा वर्ल्ड कप में पूरे के पूरे कन्फेडरेशंस खेल रहे हैं। आपको पता है कन्फेडरेशन या फेडरेशन जिससे कहा जाएगा, कन्फेडरेशन मतलब बहुत सारे एजेंसी नहीं होती, बहुत सारे ग्रुप ऑफ, जैसे यूईएफए, यूनियन यूरोप फुटबॉल एसोसिएशन, ये एक अलग से एसोसिएशन है। एशियन फुटबॉल क्लब, मतलब ये क्लब भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तभी जाके टोटल नंबर ऑफ टीम कितनी हो गई है 48। पहले कितनी होती थी 32, वो हमेशा कंट्री होती थी, उसमें कभी कन्फेडरेशन पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो इस बार क्या हुआ है, कन्फेडरेशंस को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है। तो इस बार इसलिए थोड़ा सा यूनिक हो जाता है आपका क्या, फीफा वर्ल्ड कप। तो आपको क्वेश्चन इतने सब आपको हैंडल करने हैं। आप दूसरी चीज देख लेते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन अभी कौन है, लास्ट वाला क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो किस देश में है, लिख लीजिए नॉर्थ कोरिया। नाम क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ में। उसके नाम में भी पता है आपको, ये याद रखना है, रन आपको याद रखना है, फर्स्ट ऑफ में, वो उसके नाम में ही फर्स्ट ऑफ में आता है। तो आपको याद रखना है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम हो जाएगा। मोस्ट सक्सेसफुल टीम की अभी मैंने बात कर लिया था, ब्राजील था। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा देश है जिसने आज तक सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप होस्ट किया है, बेटा मैक्सिको। इस बार भी मैक्सिको होस्ट कर रहा है, कितने बार, 3 बार। पहली बार कब किया था, 70 में, 86 में, 26 में। 70, 86, 26। ये सब पता है हम क्यों कर रहे हैं, मल्टी लाइनर के लिए। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आज तक किसी एक पर्टिकुलर फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल मारने का जो रिकॉर्ड है वो मिस्टर क्लोज के पास है। मिस्टर क्लोज ने जर्मनी के लिए खेलते थे, 16 गोल मारा था, और इसने रिकॉर्ड तोड़ा था किसका, हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। तो आपको याद रखना है रोनाल्डो का जो आपका रिकॉर्ड था वो 15 गोल्स का था। तो लिख लीजिए टॉप 2 प्लेयर्स जिसने सबसे ज्यादा गोल्स मारे हैं। पहले नंबर पे हो जाएगा मिस्टर क्लोज, जो कि काफी क्लोज है किसके, रोनाल्डो के। रोनाल्डो और उसका रिकॉर्ड जो है काफी क्लोज है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मिस्टर क्लोज 16 गोल्स और 15 गोल्स हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। एक और चीज आपको याद रखनी है, टोटल 4 नई टीम इस बार खेल रही है, 4 नए देश पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। लेकिन 4 देश याद नहीं करने हैं, केवल 2 देश याद करो जो, अच्छा 2 देश मैंने कट क्यों किया बेटा, वो कंट्री जो है ना, 2 एक्स्ट्रा कंट्री, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, तो उसके आंसर नहीं आएगा, वो कभी भी पूछेगा नहीं। बस 2 देश याद रखने हैं जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उज्बेकिस्तान और जॉर्डन, लिख लीजिएगा पक्का। लव जू किसी ने सॉन्ग सुने, नहीं सुना है, कोई बात नहीं, बस जू याद रख लेना। जे से हो जाएगा जॉर्डन और यू से हो जाएगा उज्बेकिस्तान। बहुत फेमस अभी सॉन्ग आया था बेटा, लव जू, नहीं सुना है क्या, नहीं सुना है, कोई बात नहीं, नो लव, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। फीफा के बारे में मैंने तो बता दिया, बस यहां अगर लिखना चाहते हो तो 21 मई 1904 को एस्टेब्लिश किया गया था। आपको देखो करना क्या है, यहां पर क्या था, ज्यूरिक में उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बस फाउंडिंग मेंबर्स आपको याद रखने हैं, टोटल फाउंडिंग मेंबर कितने हैं, 7। एक और चीज बताऊं, यहां ये 211 क्या लिखा है, पूरी दुनिया में देश है 193, और वो कैसे हमको पता चला, चलो एक काम करते हैं, ये दिख नहीं रहा होगा ना अच्छे से, 193 देश है, और 193 देश किसके मेंबर है, यूएनओ के। यूएनओ पता है ना क्या है, हाँ, यूएनओ के टोटल 193 मेंबर है, लेकिन मतलब दुनिया में देश है 193 और फीफा के टोटल मेंबर्स है 211। इसका मतलब सर ऐसे कैसे हो सकता है, इसका ऐसे हो सकता है बेटा, ऐसे बहुत सारे देश है जो यूएनओ के मेंबर नहीं है। मैं उसी दिन बताया था 260 से ज्यादा कंट्रीज है, लेकिन हम कंसीडर कितने करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। अब क्या कोई ऐसी कंट्री है जो यूनाइटेड नेशन का पार्ट ही नहीं है और देश है, बिल्कुल है बेटा। आपने माइक्रोनेशिया का नाम सुना ही नहीं होगा, वानुआटू का नाम सुना ही नहीं होगा, आपने इवन सेशेल्स का नाम सुना होगा शायद, लेकिन वो भी उसका पार्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी कंट्री, आपने ताइवान का नाम सुना होगा, ताइवान के ऊपर कब्जा किसका है, चाइना का, लेकिन वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बोलते हैं। पैलेस्टीन का नाम सुना होगा। तो ऐसे वो अलग अलग इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, वो अगर उसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो टोटल कितने देश हो जाएंगे, 260 से ज़्यादा। आपने ग्रेनेडा का नाम नहीं सुना होगा, जाने दो, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज है। इसलिए मैं बता रहा हूँ 4 नए देश है, 4 में 2 कंट्री मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया, उसका नाम किसी ने नहीं सुना होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, वन लाइनर टेक अवेज। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये फ्रोजन नहीं, ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, और अच्छा ये वन लाइनर वाला है। अच्छा वन लाइनर मतलब अगली वाली न्यूज़ क्या है, ये वाला जो पार्ट कवर कर रहा हूँ आज पहली बार मैंने लाया, एक पेज के अंदर बहुत अलग अलग न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, इंडिया का अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक इंडिया ने जितना भी सी फूड एक्सपोर्ट किया है अब तक का, पहली बार हुआ है 70,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपोर्ट एक पर्टिकुलर ईयर में आया हो।
तो आपको लिखना है इस साल हमने सी फूड कितना एक्सपोर्ट किया है। ये वन लाइनर है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब वन लाइनर है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि इस साल सी फूड में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, बताइए टोटल सी फूड के बहुत सारे टाइप होंगे, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन से चीज को किया गया है? फ्रोजन श्रिम्प। श्रिम्प मतलब मेरे ख्याल से क्या होता है इसको हिंदी में, वो झींगा, सुना है आपने? एक और चीज याद रखना है, चंद्रयान 2 ने अभी रिसेंट में ना साउथ पोल किसका? मून का, उसमें बेटा आइस सरफेस, आइस खोजा है। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस चंद्रयान मिशन के तहत सरफेस आइस डिस्कवर किया गया है मून के साउथ पोल पे? आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 2। अब लास्ट वीक में मैंने चंद्रयान 3 बताया था। गोडार्ड अवार्ड पता है किसको मिला है? GODARD। गोडार्ड अवार्ड अभी रिसेंट में इसरो को दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है, गोडार्ड अवार्ड इसरो को मिला कौन से मिशन के लिए? चंद्रयान 3 मिशन के लिए उनको गोडार्ड अवार्ड मिला। तो आपको ये याद रखना है, चंद्रयान 3 भी न्यूज में चल रहा है, चंद्रयान 2 भी न्यूज में चल रहा है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा चंद्रयान 2 कब लॉन्च किए थे? लॉन्चिंग ईयर, पहला वाला लॉन्च किए थे 2008 में, दूसरा वाला लॉन्च किए थे बरोबर 11 साल बाद 2019 में, और तीसरा लॉन्च किए थे 2023 में। याद रखने का तरीका क्या था बेटा? 3 के नाम में ही 3 आ रहा है। चंद्रयान 3 न्यूज में चल रहा है और सबसे लेटेस्ट ईयर जिसमें 3 लगेगा वो टिक कर देना। पक्का समझ में आ गया? तीनों के ईयर्स याद होने चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, फिलहाल मल्टीलाइनर के लिए रेडी रहिएगा। और हमारा ये जो इन्होंने सरफेस आइस खोजा गया था वो एक सिस्टम है DFSAR। DFSAR का फुल फॉर्म भी लिख लेना। चंद्रयान 2 में हमने एक रडार सिस्टम इंस्टॉल किया था जिसका नाम था ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपार्चर रडार। उसी के थ्रू ये क्या खोजा गया है? आइस। पक्का? तो हो सकता है आपको DFSAR का फुल फॉर्म ही पूछ ले। और अभी मैंने देखो ये यहां पर चंद्रयान की न्यूज चल रही थी, इसलिए यहां नोट डाउन करने के लिए कहा है कि हमको इस बार गोडार्ड अवार्ड मिला है 2026 का। किसको मिला है? इसरो को। फॉस्टीनी क्रेटर का संबंध किससे है? किसी से भी हो सकता है, मार्स से हो सकता है, प्लूटो से हो सकता है, मून से हो सकता है, अर्थ से हो सकता है, XYZ। ठीक है, चलिए फर्स्ट प्राइवेट, अच्छा आपको पता है भारत का पहला प्राइवेट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आर्मी का या एयरफोर्स का पहला एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। नाम क्या हो जाएगा? एयरबस C295। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? भारत का यानी डिफेंस के लिए पहला प्राइवेट हम जो एयरबस बना रहे हैं, बताइए वो कहां पर बनाया जा रहा है? वडोदरा यानी कि गुजरात में। तो पहला चीज आपको क्या पता चला? मिलिट्री का पहला प्राइवेट एयरक्राफ्ट, नाम क्या हो जाएगा? एयरबस C295। कहां पर बनाया जा रहा है? वडोदरा। एक और वन लाइनर न्यूज चल रही है बेटा, जिंजर मिशन किस राज्य ने अभी लॉन्च किया है? जिंजर मिशन का तो ये क्लियर कट पता चल रहा है। जिंजर मतलब क्या? अदरक। यहां पर पता है मिजोरम का अदरक को GI टैग मिला है, तो वो लोग चाह रहे हैं इस GI टैग को, अदरक के बारे में हम और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करेंगे और उसको और अच्छा प्रोडक्ट को और इंटरनेशनली क्या मिलेगा, फिर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है जिंजर मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? मिजोरम। नेक्स्ट आपको एक चीज और याद रखनी है, सहदेव यादव अभी रिसेंटली साउथ एशिया वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अब आपको बताऊं ये चीज न्यूज में क्यों चल रही है बेटा? एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया गया है 2026 में, अगेन गुजरात के गांधीनगर द्वारा। तो बेटा वेटलिफ्टिंग वैसे भी न्यूज में चल रहा था, तो सहदेव यादव को प्रेसिडेंट बना दिया गया। कहां का प्रेसिडेंट बनाया गया है? साउथ एशिया वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, वैसे भी ये मैं शेयर कर दूंगा, अगर किसी को ये लिखना नहीं है बाद में ये मिल जाएगा। पक्का? अगला देख लेते हैं, भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड एक कछुए का नाम रखा गया है गेंगेस। आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? बताइए भारत का पहला सैटेलाइट टैग्ड गेंगेस, वो कहीं पे भी जाएगा सैटेलाइट के थ्रू हमको पता चल जाएगा, उस कछुए का नाम क्या है? गेंगेस। क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा? भारत के किस नेशनल पार्क में वो पाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा। कौन मुझे बताएगा काजीरंगा नेशनल पार्क कहां आता है? आंसर क्या हो जाएगा? आसाम। और आप कोई और मुझे बताएगा काजीरंगा फेमस किसके लिए? वन हॉर्न राइनो। बेटा सांड पता है, वो राइनो पता होगा ना सबको, उसके हॉर्न कितनी होती है उसके पास? एक। अब आपको एक और चीज याद रखना है, तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन आ जाए कि काजीरंगा ऑप्शन में आपको दे ही ना वन हॉर्न राइनो और पूछेगा फेमस किसके लिए। अब आप किसके लिए फेमस हो गए? गेंगेस। आपको पता है उस कछुए का साइंटिफिक नेम निसोनिया गेंगेटिका रखा गया है। ये है आपका पूरे एग्जाम में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकता मल्टीलाइनर में कि वो पहला लाइन डाल देगा काजीरंगा में भारत का पहला सैटेलाइट वाला कछुआ पाया जाता है, सेकंड लाइन डालेगा उसका निकनेम, निसोनिया के जगह सोनिया कर देगा, वो नी को हटा देगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। इस इबोला वायरस, आपको पता है इबोला वायरस फिर से न्यूज में चल रहा है।
साउथ अफ्रीका के 2 देश है जहां पर ये इबोला वायरस स्प्रेड होने के कारण ग्लोबल इमरजेंसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है। तो आपको ऐसी चीजें बेटा सीधी याद रखनी है। आपका होमवर्क है वो कौन से 2 देश है जहां पर इबोला वायरस फिर से केसेस देखे गए। होमवर्क बहुत क्लियर है, एक नहीं 2 देशों में इबोला वायरस फैला है। पक्का कोरोना वायरस। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इमरजेंसी किसने डिक्लेयर किया? WHO ने। अगला इंटरनेशनल म्यूजियम डे, पता नहीं ये कहां से आ गया, वन लाइनर है, फिलहाल याद रख लेना कब मनाया जाता है, 18 मई। याद रखने का तरीका क्या हो सकता है बेटा? एम से म्यूजियम, एम से मई, कम से कम महीना याद रख लेना। एम से मार्च भी होता है, फिलहाल मार्च या मई में ही रहेगा। और अब एक बात बताइए, म्यूजियम में कौन जाएगा, बच्चा या बड़े लोग? बड़े लोग। बच्चे को तो कुछ समझेगा ही नहीं, बड़ा मतलब एडल्ट। एडल्ट की एज क्या होती है? 18। तो बेटा म्यूजियम डे कम से कम 18 मई, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, फर्स्ट डेडिकेटेड ह्यूमन एलिफेंट रिसर्च सेंटर किस टाइगर रिजर्व में खोला गया है? आपको पता है बहुत बार हमारा पुराने जमाने में मूवीज देखते होंगे, टाइगर और ह्यूमंस का भी कंफ्लिक्ट हो जाता था। कोई शेर अगर किसी गांव में घुस जाए तो उसको या तो वो हमको मारे जाए तो हम उनको मारेंगे। तो बहुत बार ना हाथियों का और ह्यूमंस का बहुत कंफ्लिक्ट देखा जाता है, हाथी अपना आपा खो देते हैं। तो उसके लिए रिसर्च सेंटर भारत के कौन से टाइगर रिजर्व में बनाया गया है? ये टाइगर रिजर्व न्यूज में चल रहे हैं। आपके एग्जाम में बेटा पूरे भारत में 58 टाइगर रिजर्व है। स्मार्ट वर्क क्या है? सिर्फ एक टाइगर रिजर्व याद करना, और वो कौन सा हो जाएगा? पालामू टाइगर रिजर्व। फिलहाल याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये वाला टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? धोनी का राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर नहीं है वो। चलो ठीक है, एक आखिरी इस वन लाइनर में आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, ऑपरेशन रेज पिल। बेटा नाम में ही पिल है, टेक अ चिल पिल। आपको मैं बताना चाहूंगा पिल मतलब क्या हो गया? दवाई। दवाई मतलब क्या? ड्रग। तो इसका ऑपरेशन का मोटो क्या है? ड्रग फ्री इंडिया बनाना। समझ में आ गया? ऑपरेशन रेज पिल किसने परफॉर्म किया है? एनसीबी। एनसीबी का फुल फॉर्म पता है? फोर्स मूवी किसी ने देखी है जॉन अब्राहम की? वो एनसीबी में रहता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या नाम रहता है फोर्स में? जाने दीजिए, वैसे उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। एनसीबी का फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। पक्का समझ में आया? अगर आप एनसीबी में भर्ती होना चाहते हैं बेटा, सीजीएल में एक कड़क पोस्ट रहती है इसके लिए। तो अगर आप एनसीबी में भर्ती होना चाहते हैं, सीजीएल दे सकते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। वर्ल्ड बैंक वाली बहुत ही छोटी सी न्यूज है। वर्ल्ड बैंक ने 2 राज्यों को अभी लोन दिया है। देखो लोन क्या मिला है, राजस्थान को भी लोन मिला है, बिहार को भी लोन मिला है। राजस्थान को बेटा वर्ल्ड बैंक ने 225 मिलियन का लोन दिया है कि आप अपना हाईवे को डेवलप करिए। और बिहार को भी वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। मतलब बिहार में गांव क्षेत्र बहुत ज्यादा है, अर्बनाइजेशन वहां करना चाहते हैं, तो उसके लिए 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ डॉलर। इसका सीधा मतलब है 50 × 10 500, 500 × 10 5000, मोटा मोटा 5000 करोड़ का लोन मिला है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं मिशन वंदे मातरम। बताइए किससे रिलेटेड है? अगर कोई बोला ना ट्रेन से रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं। मिशन वंदे मातरम बेटा इनसे रिलेटेड है। ये पहली बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिलाओं को माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने का मौका दिया गया है। पूरी की पूरी वुमेन्स की यूनिट को भेजा गया। तो आपको याद रखना है मिशन वंदे भारत के तहत क्या किया गया? माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की गई। क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा? माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई किसने किया? सीआरपीएफ वालों ने किया, आसाम राइफल्स वालों ने किया, बीएसएफ वालों ने किया। पैरामिलिट्री के 7 फोर्सेज होती है, तो 7 फोर्सेज में भी आपको याद रखना है कौन सा? बीएसएफ। पक्का? होमवर्क कौन मुझे बताएगा बीएसएफ वालों की नौकरी कौन से बॉर्डर पे लगती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीएसएफ और आईटीबीपी, बॉर्डर पुलिस फोर्स? इसका सीधा मतलब है वो तिब्बत पे रहेगा, और एक हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी, ये पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर आपका हो जाएगा, वो सारे जगह पे बीएसएफ वालों की नौकरी लगाई जाती है। चलो ठीक है, अगला देख लेते हैं। बेटा ये है नीदरलैंड। कौन है? नीदरलैंड से एक व्यक्ति दिख रहा है आपको। नीदरलैंड ने पता है हमको अभी क्या किया? अनाई मंगलम कॉपर प्लेट हमको वापस कर। हमारे देश ने सन 2012 को डिमांड किया था नीदरलैंड से कि चोला एम्पायर की हमारी कुछ प्लेट्स है जो आप लेके गए हो, कॉपर प्लेट्स है वो हमको रिटर्न करो। तो बेटा ये हमारी डिप्लोमेसी दिखाता है कि कितने साल की मेहनत है, 2012 से लेके 26 तक 14 साल। अब मैं बताना चाहूंगा, इस बार प्रिडिक्शन मेरा फिर से ऑन होने वाला है। चोला एम्पायर अच्छे से पढ़ लो क्योंकि न्यूज में आ चुका है। अब देखो हिस्ट्री, लोग वही सोचते हैं हिस्ट्री करंट अफेयर से लेना देना क्या है, बेटा ऐसा है। चलो ठीक है, फिलहाल देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या, अब न्यूज में क्या चल रहा है। हमारा एक तांबे का बर्तन मोदी जी वापस लाए हैं, तो बस यही मैं बता रहा था। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तांबे का बर्तन किस देश से लाए? आंसर क्या हो जाएगा? नीदरलैंड से। टोटल कितनी प्लेट्स वापस लाए? 21 + 3 भी लिख सकते हो। 21 बड़ी प्लेट है बेटा और 3 छोटी प्लेट है। टोटल कितने बर्तन वापस ला लिए? 24 बर्तन। बिगेस्ट अचीवमेंट। और वो बर्तन कौन से एम्पायर का था? चोला का। पक्का ना? और उस बर्तन का नाम क्या था? अनाई मंगलम कॉपर प्लेट। पक्का? इतना न्यूज अच्छे से कवर मतलब समझ गया? मल्टी लाइनर में मैं लिख के दे रहा हूं, जो बड़ी एग्जाम्स देंगे सीजीएल वगैरह और सारी चीजें
अगर जो बैंकिंग वालों के इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ये प्लेट हमने किस देश से लाए, आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड्स। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, उसका रिलेशन किस डायनास्टी से, आंसर होगा चोला। अब जो सीजीएल और बड़ी बड़ी एग्जाम्स इधर उधर आप देने वाले हैं बेटा, कई बार टफ क्वेश्चन आ जाता है, इवन बैंकिंग में भी आ सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड। बताइए उस कॉपर प्लेट का नाम, ये तो भारतीय नाम हो गया ना, अनाई मंगलम एक प्लेस का नाम था। क्वेश्चन पूछा जाएगा उस प्लेट को क्या कहा जाता है, लीडन प्लेट। आपको पता है लीडन प्लेट क्यों बोलते हैं? ये प्लेट नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी में रखा गया था, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, लीडन। पक्का समझ में आ गया? सिर्फ 3 ही चीज अब तक मैंने बताया हूं यहां पर। अगला देख लेते हैं, ये है आपका बेसिक ऑफ चोला एम्पायर। चोला डायनास्टी का जो जमाना था बेटा, उसको कौन सा एज कहा जाता है साउथ इंडिया का, द गोल्डन एज। पहले तो आपको पता चल गया साउथ इंडिया की कौन सी डायनास्टी है जिस एज को गोल्डन एज कहा जाता है। ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीजें दी जा सकती है, पक्का समझ में आ गया? फिलहाल आपको याद रखना है चोला डायनास्टी, और ये हो जाएगा इलाम चैट चेन्नी। ये जो चोलास थे ना, ये कौन से नदी के किनारे पर रहते थे, आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी। कावेरी के किनारों पे ही इनका मेनली घर हुआ करता था। अब इनके 2 मेन कैपिटल्स थे, पहले नाम हो जाएगा उरायूर और दूसरा हो जाएगा तंजावुर। ये 2 मेन कैपिटल्स थे, याद रखना है, और दूसरा क्या हो जाएगा, तंजावुर। अब आपको बात कर लेते हैं थोड़ी और चीजों के बारे में। आपको पता है एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था, इसीलिए बोल रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरी दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेशनल डैम का नाम बताइए। तो दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो डैम है उसका नाम हो जाएगा कल्लानाई डैम, और कल्लानाई डैम का दूसरा नाम हो जाता है बेटा ग्रैंड एनीकट। तो लिख लीजिएगा, ये इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम है, और वो डैम का रिलेशन किससे है, चोला डायनास्टी से। तो क्वेश्चन हो सकता है चोला डायनास्टी का डैम किस डैम के साथ रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक और चीज, कराईकल चोला, एक ना इनका रूलर है, एक ही फाइट में बता रहा हूं, एक ही बैटल याद करने बोल रहा हूं, वो बैटल हो जाएगा बैटल ऑफ विन्नी। बैटल ऑफ विन्नी को कौन जीता था, करिकल। ठीक है, एक और चीज याद रखना है, इसके 2 ही रूलर आपको याद रखने हैं, एक करिकल, करिकल ने कौन सा बैटल जीता था, बैटल ऑफ विन्नी, और दूसरा आपको याद रखना है बेटा राजा राजा वन। मेरे को अगर प्रिडिक्शन पूछा जाए, सबसे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, वो ये है। आपको पता है ये चोला का सबसे फेमस रूलर है, ये जाना पता है किस लिए जाता था, ये भारत छोड़ो, ये भाई साहब ने सीधा श्रीलंका देखा और श्रीलंका पे कब्जा कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा चोला डायनास्टी का रूलर था जिसने श्रीलंका पे कब्जा या कॉन्क्योर किया था, आंसर क्या हो जाएगा, राजा राजा वन। पक्का? अब ये हो जाएगा बेटा लास्ट रूलर चोला का, बहुत ही बेसिक्स के साथ हमने सारी चीज कवर कर ली है। राजा राजा वन बहुत फेमस रूलर है, और लास्ट रूलर का नाम हो जाएगा राजेंद्र 3। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, काम सब बिगड़ गया, नाम में ही 3 रख लिया था उसने। तो ये फिलहाल याद रख लेना, चोला जो भी एम्पायर होगा उसका लास्ट रूलर कौन हो जाएगा, राजेंद्र 3। क्लियर? अगला देख लेते हैं। इसी के साथ हमने क्या कवर कर लिया, बड़ी न्यूज, छोटी न्यूज अभी बची है। चलिए आ जाते हैं। फिलहाल में अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली बेटा टेस्ट किया है लाइट टैंक। आपका पहला ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस लाइट टैंक का नाम क्या है, जोरावर। बेटा जोरावर लाइट टैंक है, और इस लाइट टैंक को उड़ाने का काम नाग करता है। तो नाग क्या है, इट इज अ मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। तो दोनों चीज कवर कर लो। आपको कभी पता है कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, निम्नलिखित में से एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है, चारों ऑप्शन दे देगा। तो एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा, नाग। नाग है, नागिन नहीं, याद रखिएगा। फिलहाल आप बात कर लेते हैं पेट्रियट। पेट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त। कितने लोगों की इंग्लिश अच्छी है, कौन मुझे बताएगा, मैंने पहले बता चुका है। पेट्रियट का सिनोनिम क्या, लिखो वर्ड ऑफ द डे, पेट्रियट का सिनोनिम होगा शोविनिस्ट। शोविनिस्ट, ठीक है, देशभक्त को शोविनिस्ट, और देशभक्ति को शोविनिज्म कहा जाता है। SHAUVINISM, शोविनिज्म मतलब देशभक्ति। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं बेटा प्रलय। प्रलय भी हमारा क्या है, एक मिसाइल है जिसको सैम सिस्टम कहा जाता है। सैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल। क्लियर कट समझ में आ गया? अगला देख ले। हाँ, पेट्रियट क्या था, ये भी मिसाइल है, और एक लौती मिसाइल जो मैं भारत की नहीं बता रहा हूं, रशिया की है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। मल्टीपल कंट्रीज है जो पेट्रियट मिसाइल यूज करती है। वन ऑफ द फेमस कंट्री जो पेट्रियट मिसाइल यूज कर रही है कौन सी हो जाएगी, रशिया। आपको पता है ये रशिया, आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे आ सकता है, बेटा बहुत बार रशिया और यूक्रेन एक दूसरे के साथ वॉर में इंडल्ज रहते हैं, अपने साथ लड़ाई लड़ते रहते हैं। क्या पता किसी दिन पूछ ले ये मिसाइल न्यूज में चल रही थी, बताओ किस देश की मिसाइल है। पक्का? अगला देख ले। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा देश है जिसने अभी एक टारगेट सेट किया है कि वो मून पर एक आदमी को भेजेगा। मतलब ऐसा दुनिया का कौन सा देश है और कब तक भेजेगा, सन 2030 तक।
आंसर हो जाएगा बेटा 30 के अंदर 3 आ रहा है, तीसरे नंबर का लेटर कौन सा होता है? आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, चाइना अभी 2030 तक एक आदमी अपना कहां भेजने वाला है? मून पर। आपको नहीं लगता मून से रिलेटेड न्यूज कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं? चंद्रयान 2 न्यूज में आ गया, चंद्रयान 3 न्यूज में आ गया, अगेन मून अभी आपको आ गया कि मून में 2030 तक चाइना अभी मून में भेजने वाला है। क्या पता आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेसिक्स पूछ ले कि बताओ मून डे कब रहता है? लास्ट वीक में भी शायद बताया था, मून डे रहता है बेटा 20 जुलाई को। लिख लो, क्या पता इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, रीजन बता देता हूं, 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे टप्पा खाया था। दूसरी चीज ये 1969 है, ओके। दूसरा चीज और, एक तीर दो निशाने, 1969 से कुछ और याद आ रहा है? कौन मुझे है क्लास में जो 1969 से रिलेटेड एक फैक्ट बता सकता है? इसरो की स्थापना 15 अगस्त, लिख लीजिए। ठीक है, इसरो को मैं इसलिए लिखा दिया दोबारा क्योंकि इसरो को गोडार्ड अवार्ड मिला है। पता चला इतना सिंपल क्वेश्चन आ गया। एक और चीज, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु। ठीक है, इसरो से रिलेटेड कम से कम ये 2 चीज मत भूलना। और इसरो का पहला चेयरमैन कौन था? इसरो का फाउंडर कौन था? विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम जी याद रखिएगा, ये इसरो के पहले चेयरमैन भी थे और इसरो के फाउंडर भी थे। पक्का? इसरो का ओल्ड नेम, होमवर्क कोई बता पाएगा तो अभी भी ओपन है। इसरो का ओल्ड नेम बता दो बेटा। इसरो पे एक क्वेश्चन आएगा, नो वन नोस क्या आएगा, हालांकि कभी भी बेसिक पे ही आता है। 3 ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। स्टेब्लिश कब हुआ? 69, हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु, चेयरमैन कौन है? विक्रम। ये 3 बेसिक हो गया। लिख लो इनकोस्पार। इनकोस्पार, कौन सा पार? इनकोस्पार, उस पार। ये इजी होगा ना। इनकोस्पार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? होमवर्क है, फुल फॉर्म ढूंढ के ला लेना। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप डे। अच्छा, एक बात बता रहा हूं, योगा का रिलेशन है मोदी, और मोदी का रिलेशन किससे होगा? गुजरात। बताता हूं योगा का रिलेशन मोदी के साथ कैसे है। बेटा योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून। क्वेश्चन अगर कभी किसी ने पूछ लिया, 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। इस पे कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा किसका था? मोदी का था। तो ये याद रखिएगा, मोदी जी की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट अगेन यही है, योगा डे इस दिन मनाया जा रहा है। तो फिलहाल योगा से अब सोचो कितना इजी हो गया है कि योगासन चैंपियनशिप डे कहां मनाया गया है, सॉरी चैंपियनशिप कहां रखा गया था? होस्ट किसने किया? गुजरात ने। इसमें हमने 10 से ज्यादा मेडल जीते हैं। फिलहाल एक और चीज याद रखना, कर्नाटका ऑप्शन में आ रहा है। कोई मुझे बताएगा बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया का सीईओ का नाम क्या है? रजनीश कर्नाटका। लिख लो रजनीश कर्नाटका न्यूज में चल रहे हैं भाई साहब। ठीक है, तो हमारे बैंक ऑफ इंडिया के वो कौन हो जाएंगे? सीईओ। और योगासन चैंपियनशिप, क्या पता ऑप्शन में बेटा आपको गुजरात ना मिले, 4 सिटी डाल दे, सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा। आंसर हो जाएगा ओल्ड कैपिटल ऑफ गुजरात, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में ये योगासन चैंपियनशिप रखा गया था। और अगर पूछा जाएगा एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 कहां रखा गया है? गांधीनगर, यानी कि करंट कैपिटल। यही न्यूज मैंने वन लाइनर में कवर नहीं कराया? साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियन कौन था उसका प्रेसिडेंट? यादव थे कोई, यादव, मिस्टर यादव याद रख लीजिए। चलो अगला देख लेते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट, जिसको वो सोलर पावर प्रोजेक्ट को पता है पूरी की पूरी महिला हैंडल करेगी, मतलब पुरुष वहां भटकने ही नहीं चाहिए, लेकिन पुरुष। क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? चलिए एक काम करते हैं, कैसा रहेगा ये भी एक होमवर्क मिल जाए। हालांकि सोलर से रिलेटेड में और लिखो अच्छा सा, बहुत ही स्टैंडर्ड होमवर्क दिया है। एक मैं चीज कवर करा देता हूं सोलर से रिलेटेड। बहुत दिन हो गए, मैंने बहुत सारी चीज नहीं बताया। चलो सोलर पेज बना लो। पहला, भारत की सोलर सिटी का नाम बताइए। कौन बताएगा भारत की पहली सोलर सिटी? एस से सोलर, एस से सांची, कहां आता है? मध्य प्रदेश। दूसरा, भारत का पहला सोलर विलेज क्या हो जाएगा? मोढेरा। मोढेरा कहां आता है? फिर से गुजरात। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बता दो। मान्याचीवाड़ी या मन्याचीवाड़ी, जो भी है। एक और चीज, ये मन्याचीवाड़ी कौन से राज्य में आता है? सातारा। ठीक है, और सोलर सिटी से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है? यूपी का पहला सोलर सिटी बता दो। यूपी की फर्स्ट सोलर सिटी अयोध्या। बेटा ये मैंने इतने दिन में, बहुत दिन से मैंने ये रिकॉल नहीं कराया था, आज सोलर से रिलेटेड ये 4 चीज रिकॉल करा दी। भारत का पहला सोलर सिटी, यूपी का पहला सोलर सिटी, भारत का पहला विलेज सोलर वाला, और महाराष्ट्र का पहला विलेज सोलर वाला। क्लियर। चलो एक आखिरी बता देता हूं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ये ऐसा टाइप मैंने बनाया है जो क्वेश्चन ही था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। चलो लिख लो, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर। बेटा ज्योतिर्लिंग पूरे दुनिया में कितने हैं? 12 में से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश का यही है, ओमकारेश्वर।
ठीक है, तो ओमकारेश्वर डैम के ऊपर वो फ्लोट कर रहा है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। पक्का? सोलर से रिलेटेड मेरे को इतना तो मोर देन, अच्छा सोलर का रिलेशन किससे रहता है? सन। कौन बताएगा इंटरनेशनल सन डे कब रहता है? मून डे तो खत्म हो गया, सन में कितने लेटर है? तारीख हो गई 3। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 3 लेटर है? मई। तो लिख लेना, दोनों का रिलेशन 3 मई को रहता है, इंटरनेशनल सन डे। ब्लड डोनेशन डे मेरे ख्याल से लास्ट वीक में भी यही कवर कराया, नहीं? आंसर क्या होगा बेटा? ब्लड ज्यादा डोनेट करोगे तो बताओ कौन सा नंबर एसोसिएट कर पाओगे? ज्यादा ब्लड डोनेट करोगे तो आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से, ब्लड ज्यादा डोनेट करोगे तो 14 जून याद रख लो यार, ठीक है? अच्छा, जून कैसे याद आएगा वो मैं बताता हूं। 2 ही तो आपके लिए टास्क है किसी भी डे को याद करने के लिए, पहला तो महीना और दूसरा हो जाएगा नंबर यानी कि डेट। बेटा ब्लड पता है अमीर लोग डोनेट क्यों करते हैं? पुराना ब्लड चेंज हो जाए, और ये फैक्ट है, बायोलॉजी भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जब भी आप ब्लड डोनेट करेंगे, वन ऑफ द, अगर आपके अंदर बॉडी में चेंजेस आएंगे तो वो बेटा स्किन वगैरह सारी इंप्रूव होना चालू हो जाती है। तो अमीरों के चोचले हैं, वो ब्लड सिर्फ डोनेट अपनी स्किन अच्छा करने के लिए कर देते हैं कि पुराना ब्लड अगर आप डोनेट करोगे तो नया खून बनेगा। फिलहाल मैं बता देता हूं कि पुराना का रिलेशन जून से होगा। मराठी में पुराने को क्या बोलते हैं? जूना। तो पक्का ब्लड से क्या याद आएगा? जूना। और ब्लड से क्या याद आएगा आपका? 14 जून। अब बात कर लेते हैं ओशियन डे कब मनाया जाता है। मैं बोलता हूं ओशियन के अंदर ही ओ है, नीचे एक और ओ जोड़ दो, क्या बन जाएगा? 8। ओशियन डे कैसे याद रहेगा? 8 जून। कैसे याद रहेगा? पहले तो मंथ कैसे याद आएगा बेटा? ओशियन नया है कि पुराना? करोड़ों साल पुराना है, मतलब अगेन जूना, ऐसे याद कर सकते हो। और क्या बच गया बेटा? 1 जून। 1 जून को हम मिल्क डे मनाते हैं। अब याद रखना मिल्क डे भी 2 बार है, एक है जून में, एक है नवंबर में। जो जून में मनाया जा रहा है ये वर्ल्ड मिल्क डे है। अब बात करते हैं 1 तारीख कैसे याद आएगी बेटा? डॉक्टर सजेस्ट करता है 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम को। बेटा दूध से क्या याद रखना है? फिलहाल 1 तारीख याद आनी चाहिए, आएगी ना याद? चलो ठीक है। फिलहाल अब 15 जून से पहले एक काम करते हैं, 15 मई याद करा देता हूं, बहुत आसानी से याद होगा। 15 मई को कौन सा दिन मनाते हैं, कोई बताएगा? ये सब लूसेंट में दिया हुआ है, आपको लूसेंट याद नहीं हो पा रहा है। चलो 15 मई को पहले तो बताता हूं फैमिली डे। याद कैसे रहेगा? फैमिली 2 ही तरीके की होती है, या तो जॉइंट फैमिली या तो न्यूक्लियर फैमिली। जो लोग अकेले रहते हैं उसको न्यूक्लियर फैमिली कहा जाता है। जॉइंट फैमिली में बस आपको एक याद रखना है, कितने लोग थे। अब बात करते हैं महीना कैसे याद होगा बेटा? जितनी बड़ी फैमिली उतना ज्यादा झगड़ा, और झगड़ा को हम क्या बोलते हैं? तू मी। आप लोग ऐसे याद रखने का। अब 15 मई अगर याद हो चुका है, 15 मई को क्या था? फैमिली डे। तो बेटा फैमिली का रिलेशन 15 से है, और फैमिली में 2 ही तरीके के लोग रहते हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। या तो बड़ा बाप छोटा बाप नहीं हो सकता, बड़ी बहन या छोटी बहन। फिलहाल बड़े लोगों, बड़े भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर। तो बस मैं बोल रहा हूं 15 जून को बेटा एल्डर अब्यूज डे बोलते हैं, एल्डर अब्यूज डे। और ये भी लूसेंट में ही लिखा है, ये कहीं और से नहीं है। एल्डर अब्यूज डे मनाया जाता है, मतलब बड़े भाई छोटे भाई पे प्रभाव बनाते हैं सीधा, तेरे को ये करना ही पड़ेगा, अभी ज्यादा बात किया तो यहीं पे दूंगा। चलो ठीक है, फिलहाल ये सारी चीज अच्छे से हो गई। अगला देख लेते हैं, जून अच्छे से कवर। और जून का अभी मैंने बताया था योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून। रीजन बता देता हूं, ये पूरे इंडिया का लॉन्गेस्ट डे है पूरे साल का। तो मोटो पता है मोदी जी का क्या था? इसी लंबे दिन की तरह आपका जीवन भी लंबा चले, तो पूरा दिन योगा करने का और अपना जीवन लंबा बनाने का। ये है आपका नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? भारत का 5वां फुल्ली लिटरेट स्टेट का नाम बता दीजिए। मतलब 5 राज्य ही है जो फुल्ली लिटरेट है, बाकी सब फुल्ली लिटरेट नहीं है। फिलहाल मैं बात बताना चाहूंगा, इसमें से आंसर कुछ भी नहीं है। पहला भारत का राज्य था मिजोरम, दूसरा भारत का राज्य था गोवा, तीसरा भारत का राज्य था त्रिपुरा, चौथा भारत का राज्य था सिक्किम। 5वां होमवर्क देखो बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैं बताता हूं। फिलहाल ये 4 याद कैसे रहेंगे। महात्मा गांधी का शॉर्टकट क्या है? MG ना। M से क्या हो गया? भारत का पहला फुल्ली लिटरेट। G से क्या हो गया? गोवा। अब आप बोलोगे सर MG तो बोल दिए, तीसरा कैसे याद आएगा? बेटा नाम में ही तीसरा है, तीसरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? त्रिपुरा। ये याद रखना, भारत का तीसरा राज्य जो फुल्ली लिटरेट था वो त्रिपुरा है। अब आएगा चौथा नंबर का, क्या हो गया बेटा? इतनी पढ़ाई करते करते कोई भी बीमार पड़ेगा कि नहीं? बीमार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक्किम। और भारत का 5वां राज्य आपका होमवर्क है। अच्छा चलो, लिटरेसी की बात चली रही है, वैसे भी मेरे प्रेडिक्शन हमेशा वर्क करते हैं, अभी भी बता देता हूं। एक चीज न्यूज में चल रही है, आने के चांसेस आपके एग्जाम में बहुत है बेटा। आपको पता है 2027 में डिजिटल क्या होने वाला है? डिजिटल क्या होगा? सेंसस कंडक्ट कराया जाएगा।
मतलब इस बार सेंसस के लिए कोई चिट्ठी लेके आपके घर नहीं आएगा कितने लोग हैं क्या है। आपने कभी देखा है कि 2011 का सेंसस कैसे हुआ था? घर में पूछने आए थे, सब लोग ऐसे ही आते थे, हर बार ऐसे ही चलता था। लेकिन इस बार क्या है, डिजिटल भारत, जय भीम जय महाराष्ट्र मतलब पता नहीं। फिलहाल वापस आते हैं, ये क्या बात कर रहा था मैं, सेंसस की। सेंसस अभी 2027 में कैसे रिलीज किया जाएगा? डिजिटली, मतलब आपको मोबाइल में अपना खुद का फैमिली की सारी डिटेल्स आपको खुद ही भर लेनी है, या वो सारा चीज देखा जाएगा। मैं बोल रहा हूं सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन अभी इससे नहीं आते, कई बार एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट सेंसस कब हुआ था? 2011। तो 2011 का सेंसस के ऊपर क्वेश्चन अगर इस बार आ गया तो ये मत सोचना यार 15 साल पुराना। 15 साल पुराना नहीं बेटा, करंट अफेयर में चल रहा है 2027 का सेंसस। हो सकता है कंपैरिजन के लिए पूछ ले। तो एक ही चीज बताऊंगा, 2011 के सेंसस के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट क्या है बेटा, ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो लिख लीजिएगा। लिटरेसी रेट भारत का क्या है? 74%। दूसरी चीज, 2011 के सेंसस के अनुसार टोटल मेल कितने लिटरेट है भारत के? 82%। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? टोटल फीमेल कितनी लिटरेट है बेटा? 65। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये है लिटरेसी का डेटा। आखिरी चीज, भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरला। केरला टॉप मारा है, पूरे 28 राज्यों में सबसे पढ़े लिखे लोग कहां रहते हैं? केरला। इसलिए आज तक बीजेपी वहां नहीं आ पाई है, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है ऐसा लोगों का कहना है फिलहाल। लेकिन धांधली अभी भी हो जाएगी थोड़े दिन में, तो फिर कोई और भी पार्टी आ सकती है, और हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, ठीक है। एक और चीज, भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। मैंने आपको लिटरेसी रिलेटेड सब बता दिया। एक आखिरी तथ्य और ले लो, लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? कौन बताएगा? लिटरेसी डे, लिटरेसी मतलब साक्षरता, मतलब पढ़े लिखे लोग। अच्छा, पढ़े लिखे लोग कब पढ़ लिख पाते हैं? जब टीचर पढ़ाता है। टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर। तो बेटा कम से कम इतना तो पता चल गया कि 5 सितंबर के आसपास होना चाहिए। लिटरेचर का शॉर्टकट क्या है? 8 सितंबर आंसर है। याद बताता हूं कैसे रहेगा, कम से कम टीचर के आसपास है, और लिटरेचर का शॉर्टकट होता है बेटा LIT डॉट। अगर आप बोल रहे हो ये ऑफिशियल है, जैसे आपने देखा होगा कोई इंसान डॉक्टर ऑफ लिटरेचर पढ़ता है ना, तो उसको ऐसे लिखते हैं, डिलीट। तो लिटरेचर का शॉर्टकट क्या हो गया? LIT। लीट में कितने लेटर आ गए? 3। टीचर प्लस 3, आंसर वहीं की वहीं खत्म होगा। लिटरेसी का लेना देना टीचर से है, और टीचर्स के आसपास आएगा आपका, पक्का। अगला देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपका ये बैंक से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत का ऐसा कौन सा पहला बैंक है जिसने एक डेबिट कार्ड लॉन्च किया है डेडिकेटेड वाला NRI के लिए? और वो डेबिट कार्ड का नाम है USD डिनोमिनेटेड डेबिट कार्ड। इसका मतलब क्या है पहले वो समझा देता हूं। भारत का पहला भारत का पहला बैंक ICICI बैंक बन चुका है, जिसने डेडिकेटेड डेबिट कार्ड इशू किया NRI के लिए। आपको पता है भारत में ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो USD में कई बार उनको पेमेंट्स करने होते हैं या पैसे भेजने होते हैं। तो आपको पता है जितने भी डेबिट कार्ड है ना, तो वो कन्वर्जन रेट लेते हैं। पहले आपका इंडियन करेंसी कन्वर्ट होगा US में, और फिर डॉलर्स में सारी चीज दी जाएगी। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे पहले पैसे चार्ज होते थे। तो ICICI ने बोला कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, एक डेबिट कार्ड NRI खुद के लिए ले लो। अगर US में डॉलर्स में अगर कहीं कोई पेमेंट्स करनी है, कुछ भी चीज करनी है, इधर उधर अगर भेजना है, तो आपको क्या किया जाएगा? वो चार्जेस नहीं लगेंगे। तो भारत का पहला USD डॉलर वाला डेडिकेटेड डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ICICI। एक चीज और बता देता हूं, ICICI भारत का पहला बैंक था जिसने नेट बैंकिंग की शुरुआत की थी, तो लिख लीजिएगा। अब ICICI के बारे में एक और चीज बता देता हूं, भारत का पहला बैंक है जिसने मोबाइल बैंकिंग भी चालू किया। वैसे तो नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। आज का आपका होमवर्क है भारत का पहला बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड इशू किया था। होमवर्क क्लियर है, ठीक है। ऑप्शन में आपको पता है न्यूज में एक और चीज चल रही है, यूरो बैंक। ये पहला ग्रीक बैंक है। ग्रीक मतलब कौन सा देश? ग्रीस। ग्रीस का पहला बैंक, उसका नाम ही है यूरो बैंक, जिसने अपनी एक ब्रांच मुंबई में ओपन किया है। पक्का। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रीस का कौन सा बैंक है जिसने अपनी एक ब्रांच कहां ओपन की है? मुंबई में। अब एक और ऑप्शन में आ रहा है HSBC। ये तो लास्ट वीक डिस्कस किया, लास्ट वीक हमने पढ़ा था करंट अफेयर ना, पढ़ा था ना। HSBC का फुल फॉर्म क्या है? बैंक वाले बेटा, बैंकिंग की प्रिपरेशन हो रही है, क्या पता HSBC में लगने का मौका मिल जाए। हांगकांग शांघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, हांग कॉन्ग। आपको पता है HSBC फेमस क्यों है? भारत में पहली बार ATM इसने लाया, लिख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम ATM भारत में इंट्रोड्यूस किया था HSBC ने। कहां इंट्रोड्यूस किया था? मुंबई में। कौन से ईयर में? 1987। इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या ही पूछेगा बेटा बैकग्राउंड से। ATM से रिलेटेड सारी चीजें बता दिया। एक ऑप्शन और है, बार्कले।
पता है बार्कले के बारे में क्या याद रखना? वर्ल्ड का पहला बैंक जिसने एटीएम इशू किया। तो मैंने एटीएम से रिलेटेड 2 फैक्ट बताया, वर्ल्ड का पहला बैंक और इंडिया में पहला कौन ने खोल दिया। एक बार मैंने पूछा था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो किसी ने बोला था एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है ना। अगला देख लें, ठीक है। जीडीपी का लास्ट टाइम भी मैंने एक चीज पढ़ाया था, कौन मुझे बताएगा जीडीपी का बेस ईयर क्या है? 2022 एंड 3। चलो एक काम करते हैं, इस बार जीडीपी से रिलेटेड मैंने फिर से, और जीडीपी हर साल हम कब रिलीज करेंगे? 7 जून। इस बार आपका वो जो 6 जून, इस बार क्योंकि 7 को संडे था। अब बात कर लेते हैं जीडीपी के लिए। वर्ल्ड बैंक ने प्रिडिक्ट किया है कि 2027 में इंडिया का जीडीपी क्या होगा। वो रेट है बेटा 6.6। पक्का समझ में आया? लेकिन याद रखिएगा 6.6% जो 2027 का प्रिडिक्शन दिया गया है वो एक लौता नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने भी प्रिडिक्ट किया है 6.6, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी प्रिडिक्ट किया है 6.6, यूएनओ ने भी प्रिडिक्ट किया है 6.6। तो 3 लोग हो गए। याद रखने का तरीका, 2 तो बैंक हो गए, वर्ल्ड बैंक और स्टेट बैंक, और तीसरे नंबर पे जो है उसके नाम में ही 3 लेटर है, क्या हो जाएगा? यूएनओ। पक्का? आपको पता है ये आंसर 6.9 क्यों टिक किया हुआ है? 6.9 भी प्रिडिक्शन दिया गया है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो लिख लेना, आरबीआई ने सबसे ज्यादा प्रिडिक्ट किया है कि हमारा इंडिया का जीडीपी क्या होगा। बेटा 6 को उल्टा करो 9 बनेगा। पूरे बैंक्स वहीं के वहीं खत्म हो रहे हैं। और 6.5 भी किसी ने प्रिडिक्ट किया है। वर्ल्ड बैंक का कॉम्पिटिटर कौन है? वर्ल्ड बैंक क्या करता है? देशों को लोन देता है। और कोई है जो देशों को लोन देता है? आईएमएफ। तो आईएमएफ ने भी प्रिडिक्ट किया है। पता है बेटा, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड के लिए काम कर रहा है, तो बड़ा प्रिडिक्शन है 6.6। उससे एक पावदान नीचे आ जाओ, 6.5 आईएमएफ ने किया है, और 6 को उल्टा करो 6.9 आरबीआई ने डिक्लेयर किया है। क्लियर कट। ये मेरे ख्याल से जीडीपी से रिलेटेड मैंने सारी चीजें यहां डिस्कस कर ली। इसी साल मैंने बताया था जीडीपी का बेस ईयर क्या था? 2022 और 23। एक तीर 3 निशाने, याद है? 2022-23 बेस ईयर 3 चीजों का था, जीडीपी का, डबल आईपी का और डब्ल्यूपीआई का। ये याद रखना है। कौन मुझे बताएगा पूरे क्लास में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल आईपी? बी द फर्स्ट। लास्ट वीक में ही मैंने कवर कराया है। बैंकिंग वाले बेटा इसको भूल नहीं सकते, इसको भूलना पाप है, नदी किनारे साफ है। फिलहाल आईआईपी का फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मैं नेक्स्ट वीक ये वाला फुल फॉर्म पूछूंगा, कोई इंसान भूल नहीं सकता। डबल आईपी का। क्लियर? डबल आईपी का एटलीस्ट फुल फॉर्म याद कर लो। अच्छा, ये होता क्या है वो भी बता देता हूं बेटा। भारत में इंडस्ट्रीज हमारा कितना प्रोडक्शन कर रहा है ये इसके थ्रू पता चल जाएगा। इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अभी हमने देखा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा था। आपको पता है डबल आईपी के अंदर टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। कौन है पूरे क्लास में जो मुझे 8 कोर इंडस्ट्री बता सकते हैं? 8 के 8 कोर इंडस्ट्री। मैंने बताया था इंडस्ट्री मतलब अमीर लोग, अमीर लोग मतलब कार। कार में बच्चे लोग क्या करते? फन, कार्स फन। और ए को सिर्फ ई से रिप्लेस कर दो, बात खत्म हो गई। सी से टोटल 3 थे, सी से टोटल 3 था। एक हो गया सीमेंट, एक हो गया क्रूड ऑयल, सीमेंट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, और एक और सी से मैं भूल पा रहा हूं अभी फिलहाल। अगर किसी को याद आएगा तो बता देना। ई से हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, आर से हो जाएगा रिफाइनरी, एफ से हो जाएगा, एस से हो जाएगा स्टील, एफ से हो जाएगा फर्टिलाइजर, एस से हो जाएगा नेचुरल गैस। किसी को और याद आ रहा है? सी से सीमेंट, क्रूड ऑयल और कोल, कोयला कैसे भूल सकते हो? ठीक है, तो ये 8 कोर इंडस्ट्री है। अब आप बोलोगे सर इसका लेना देना क्या है? बेटा एक बात बताऊं, एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन क्या देखा था, कौन सी इंडस्ट्री का टाइप दिया गया था जो कोर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 कोर इंडस्ट्रीज डिक्लेयर किया है। तो पक्का ये समझ में आ गया। अभी हमने क्या देखा था? डबल आईपी का फुल फॉर्म क्या था? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे हमको पता क्या चलता है भारत में प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज कितना कर रही है। तो आपके मल्टीलाइनर में पता है डबल आईपी में क्या देगा? इसका बेस ईयर बता दो बेटा। जीडीपी का बेस ईयर क्या था? 2022 और 23। इसका भी 2022-23 है, और डब्ल्यूपीआई का भी 2022-23 है। मतलब एक तीर 3 निशाने, एक ही ईयर याद रखना है। अब देखो डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारत में महंगाई कितनी है वो इससे पता चलता है। अब बेटा भारत में जो महंगाई चेक की जाती है ना, वो या तो सीपीआई पे चेक की जाएगी या तो डब्ल्यूपीआई पे। सी का मतलब है कंज्यूमर, डब्ल्यू का मतलब है होलसेल। रियलिटी जो पता चलती है ना भारत में महंगाई कितनी है, वो इसके थ्रू पता चलेगी। पक्का समझ में आ गया?
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का अगर बेस ईयर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 2024 और 25। ये याद रखने का आपको रट्टा नहीं मारना है, मैंने पिछली बार ही बताया था ये तीनों का पुराना बेस ईयर था 2011-12। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, 11 का इंटू 2 कर दो टेबल में, क्या हो जाएगा 22। तो अब बेस ईयर क्या है 22। सीपीआई का पुराना बेस ईयर पता है क्या था 12, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। तो बस 2 से 3 बार ये पढ़ लो, कंफ्यूजन वहीं मिट जाएगा। कंफ्यूजन की बात है बिल्कुल नहीं है बेटा, तीनों को इकट्ठा करके रखो, जीडीपी, आईआईपी और डब्ल्यूपीआई। और अब अगर किसी को समझ में आ गया ना ये सारा चीज, अगला देख लेते हैं। और जीडीपी हमारा एस्टिमेटेड हर साल कब डिक्लेयर किया जाएगा 7 जून। और 7 जून को क्या मनाया जाता है, आज मैंने पढ़ाया ही नहीं। 7 जून लास्ट हमारा 7 जून को ही लेक्चर हुआ था। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। याद रखने का तरीका क्या था बेटा, फूड सेफ्टी डे कम से कम बेटा सेफ्टी में 6 लेटर आ रहे हैं, 6 के आसपास ही मनाया जाएगा। 6 के आसपास मतलब 7 पक्का। लेटर काउंटिंग से मैं बहुत बार डेज याद करा देता हूं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था बैंक ऑफ इंडिया का कौन हो जाएगा सीईओ, रजनीश कुमार। एक और ऑप्शन में आ रहा है देवदत्त चांद। ये वैसे चंद है लेकिन चांद करो, चांद छोटा होता है बड़ा होता है, बड़ा होता है तो बड़ा कौन से बैंक में आएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा बड़ा बड़ा, तो याद रखना चांद। संदीप बख्शी, अभी तो हमने देखा आईसीआईसीआई की न्यूज क्या देखे थे, इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड यूएसडी डॉलर वाला डेबिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है एनआरआई के लिए, पक्का। और आगे आ गया है बेटा रोहित जैन, ये कौन हो जाएंगे आपके आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। आपको बेटा ये सारी चीज करनी ही पड़ेगी, अपॉइंटमेंट्स भी याद करने पड़ेंगे। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा हम कर कैसे सकते, बेटा हफ्ते में सिर्फ एक बार लेक्चर हो रहा है, 6 दिन आपको मिलेंगे ये याद करने के लिए। अगर पूरे रोज का 5 नाम भी याद कर लिया, 30 नाम से ज्यादा कुछ होने ही नहीं वाला है। दिन में सिर्फ ये एक पेज भी याद किया चल जाएगा। रोज इतना छोटा छोटा पढ़ो और कुछ नहीं करना है। स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। फिस्कल का रिलेशन में बताना चाहूंगा, इसका मतलब ये होता है फाइनेंस। तो मतलब भारत का ऐसा राज्य जो फाइनेंशियली बहुत ही इंडिपेंडेंट और अच्छा काम कर रहा है, आंसर हो जाएगा उड़ीसा। पक्का समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिलीज कौन करता है, नीति आयोग। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इंडेक्स कौन रिलीज कर रहा है, टॉप किसने मारा है, उड़ीसा ने। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा नॉर्थ ईस्ट, पता है ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने राज्य हैं, 7 राज्य है, जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें। नॉर्थ ईस्ट में टॉप मारा है अरुणाचल प्रदेश ने। 2 चीजें बता दिया, ओवरऑल टॉप मारा है उड़ीसा ने, नॉर्थ ईस्ट में टॉप मारा है अरुणाचल प्रदेश ने, गोवा ने बेटा स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में टॉप मारा है। जितने भी भारत में छोटे राज्य है जहां का पॉपुलेशन थोड़ा कम होगा उसमें टॉप मारा है गोवा ने, और पूरे नॉर्थ इंडिया में टॉप मारा है उत्तराखंड ने। तो चारों ऑप्शंस कुछ ना कुछ आंसर्स थे उसके। क्लियर। अगला देख लें। अगला पूछा जा रहा है भारत का पहला इंटीग्रेटेड, बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, दिमाग खराब हो जाएगा, सीसीयूएस। पहले तो क्या है, सीसीयूएस फील्ड लैब बनाया गया है, पता है कहां बनाया गया है, आईआईटी बॉम्बे में। मैंने पता है ऐसे क्वेश्चंस अभी पिक करना क्यों चालू किया, पहले आपने नोटिस किया मेरा पहला जो करंट अफेयर रहता था वो देखने में आसान लगता था, सुनने में भी आसान लगता था। मैंने ना बैंकिंग के कुछ करंट अफेयर्स देखे, बैंकिंग के करंट अफेयर देख के पहले तो मुझे 3 बार सोचना पड़ रहा था ये पूछ क्या रहा है। वो लोग ना इतनी गंदी गंदी शॉर्टकट की भाषा यूज करते हैं, पहले तो तुम उसका फुल फॉर्म याद नहीं हुआ तो वैसे ही चारों खाने चित हो जाएंगे तुम्हारे। इस बार मुझे क्या लग रहा है, इसलिए मैं आजकल ऐसे 1-2 क्वेश्चन पिक कर रहा हूं जो देखने में आपको अभी से आदत हो जाए, देखने में कठिन लगेगा लेकिन आदत हो जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये एक लेबोरेटरी है बेटा, लैब है जो कहां पर खोला गया है, आईआईटी बॉम्बे में। तो न्यूज बहुत आसान हो गई, आईआईटी बॉम्बे ने एक अपना लैब खोला है, उस लैब का नाम क्या है, सीसीयूएस। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सीसीयूएस का फुल फॉर्म बता दो, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। बस आपको सीसीयूएस का नाम याद रखना है। अब आप बोलोगे सर ये लैब का काम क्या है, बेटा प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे वातावरण एनवायरमेंट में, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हम लोग पॉल्यूशन रिलीज कर रहे हैं, पॉल्यूशन रिलीज कर रहे हैं मतलब कार्बन रिलीज कर रहे हैं। तो उस लैब का काम है इस एनवायरमेंट से कार्बन को कैप्चर कर लेना और स्टोर करना, और उस कार्बन का कोई अच्छे जगह पे यूटिलाइज करना। हो सकता है किसी चीज जहां कार्बन बनाने के लिए यूज हो रहा है उसको वहां यूज कर लिया जाएगा। पक्का समझ में आ गया। अब एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, ये तो मैं आपको पीपीटी रिलीज कर दूंगा, रिमेनिंग ऑप्शंस पता है क्या है। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे, इस साल का थीम है। 24 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड एजुकेशन डे, इस साल का थीम है। 26 जनवरी इस साल का हमारा 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे का थीम क्या था, 150 साल किसको हो गए, वंदे मातरम को। तो इसलिए वंदे मातरम हमने मिशन का भी नाम रखा था,
और वंदे मातरम इस साल हमने 26 जनवरी को हमारे थीम का नाम भी रखा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वंदे मातरम मिशन किसने परफॉर्म किया? बीएसएफ ने। किस चीज की चढ़ाई की गई? माउंट एवरेस्ट। पक्का पूरी महिला थी। और इस साल बेटा इलेक्शन डे, हो सकता है इलेक्शन डे पे भी क्वेश्चन आ जाए, सॉरी वोटिंग डे। नेशनल वोटिंग डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी। और इस साल का हमारा थीम क्या था? माई इंडिया माई वोट। अगला देख लेते हैं। भारत का पहला ऑटोनॉमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम बताइए जिसको हमने खुद डेवलप किया है। ऑटोनॉमस का मतलब हो गया बेटा वो ऑटोमेटिक उसको वर्क भी किया करेगा, और कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब बेटा वो लड़ाई के लिए यूज किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा काल भैरव। पक्का। जोरावर तो अभी हमने देखा था, क्या था? लाइट टैंक। नाग भी हमने देखा था, क्या था? एंटी टैंक मिसाइल। और एक आखिरी चीज बता देता हूं, रुद्रम 1, हालांकि पुराना न्यूज है। रुद्रम 1 भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल था। पक्का समझ में आ रहा है? एंटी रेडिएशन मिसाइल मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल के रखा है। अब सबसे यूनिक न्यूज आज की है, और मैं बता रहा हूं ये सबसे फेमस टाइप है क्वेश्चन का। आपके एग्जाम में बेटा ऑबिच्यूरी से क्वेश्चन आएगा। वर्ड ऑफ द डे जिसको नहीं पता, ऑबिच्यूरी का मतलब निधन। कोई भी इंसान जिसका निधन हो रहा है वो उसकी फील्ड पूछते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फेमस सैक्सोफोन प्लेयर का बेटा अभी रिसेंट में डेथ हुई है, 95 ईयर्स के थे, उनका नाम बता दीजिए। तो एस से सैक्सोफोन, एस से सोनी रोलिंस। पक्का। नाम में आपके बेटा तबला वादक भी दिख रहे हैं। आपको पता है ये इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के नाम आते हैं और बहुत कम लोग जानते हैं। इंस्ट्रूमेंट प्लेयर कोई नहीं जानता। जाकिर हुसैन पता होगा, ये तबला बजाते थे। पंडित शंकर घोष भी बेटा तबला वादक है। ये हमारे शर्मा जी पता है कौन थे? संतूर प्लेयर। आपको मैं लिख के दे रहा हूं, गो एंड वॉच प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। भर भर के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। कम से कम आपको 25-30 नाम याद करना पड़ेगा, कौन तबला बजाता है, कौन बांसुरी बजाता है। ठीक है, कौन मुझे बताएगा पिपाड़ी वो शहनाई प्लेयर, एक लौता शहनाई प्लेयर कोई बता सकता है यहाँ से? चलो चौरसिया एक है, चलो ठीक है, रेयरली। बेटा एक बिस्मिल्लाह खान थे। आप याद रखिएगा, एक लौता शहनाई प्लेयर पूरे भारत का जिसको भारत रत्न मिला है, लिख लीजिए। ये वही शहनाई प्लेयर है जिसने भारत जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 लाल किला के अंदर शहनाई बजाए थे इन्होंने, और इनको भारत ने शहनाई बजाने के लिए क्या दे दिया था? भारत रत्न। ठीक है, ये आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है। चलो अब देख लेते हैं बंदर लड्डू। कौन सा लड्डू? बंदर लड्डू। बंदर तो दिख ही नहीं रहा है। फिलहाल याद रखिएगा, इसको जीआई टैग दिया गया बेटा, आंध्र प्रदेश का ये प्रोडक्ट है। जीआई टैग के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 2 फैक्ट बताऊंगा। जीआई टैग की एक्सपायरी डेट 10 ईयर्स की होती है, मतलब अब 2026 से 2036 तक के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है। दूसरी चीज, जीआई टैग का बेटा एक्ट है 1999। तीसरी चीज, भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था 2004 में दार्जिलिंग टी, मतलब वो चाय पत्ती थी। बेटा चाय के शौकीन पूरे भारत में लोग होते हैं। बाहर अगर हल्का सा 25 डिग्री भी चला जाए, 26 डिग्री भी चला जाए, लोगों को तपने लगता है, और हमारे इधर बेटा 55 डिग्री में सीधे चाय पीते हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल सारी चीज हो गई। अगला देख लेते हैं। ये है आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। बताऊं मैं, वन ऑफ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन आज का वो ये है। फिर से 2026 चल रहा है, 2013 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 2013 से कुछ याद आ रहा है? लास्ट वीक में मैंने कुछ कवर कराया था। कौन मुझे बताएगा 2013 से रिलेटेड एक फैक्ट? मैं तो बोलता हूँ ईयर बोलो, मैं बताऊंगा इतने सारे फैक्ट। आपके एग्जाम में आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। 2011 ऐसा कोई ईयर नहीं है जिससे मैं कुछ ना कुछ मैं बता ना पाऊँ। आपको बेटा जब प्रिपरेशन कर रहे हो, 2013 से रिलेटेड एक चीज बताया था, ISL। 3 लेटर है। 3 लेटर मतलब इंडियन सुपर लीग। इस साल कौन जीता? इस साल इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट लीग है भारत की। भारत के अंदर ही होता है। इसके अंदर जॉन अब्राहम की टीम है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। ईस्ट बंगाल ने इस साल जीता है। उत्तर काशी या समथिंग कोई काशी रनरअप था। 2-1 से इन लोग जीत गए थे। फिलहाल छोड़ दो, ISL के बारे में अभी रिकॉल करा दिया। 2013 से रिलेटेड अभी एक नई चीज आने वाली है, BRI। BRI न्यूज में चल रहा है। BRI का फुल फॉर्म क्या है? लिख लो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। फुल फॉर्म लिख लेना। ये पता है एक प्रोजेक्ट था जिसको लॉन्च किया था चाइना ने। कौन से ईयर में? 2013 में। बेटा फिर से 2013 में एक तीर 2 निशाने। BRI में भी देखो 3 लेटर है, और ISL में भी 3 लेटर है। अब बोलना IPL में भी 3 लेटर है, बेटा 2008 का था वो। ठीक है, फिलहाल ISL याद रख लीजिएगा, दोनों में 3 लेटर है, और दोनों 2013 को ही लॉन्च हुआ। और चंद्रयान 3 में भी 3 था। ईयर क्या था? 2023। अब आपको पता है ये क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन अभी ये पूछ रहा है कि सीपैक अभी न्यूज में चल रहा है, और सीपैक एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बताओ इसका संबंध किससे है? BRI से है। अब मैं सीपैक के बारे में बता देता हूं। इस बार हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, सीपैक बताइए कौन से देश से संबंधित है? आंसर होगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपैक का फुल फॉर्म लिखो।
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाम में ही इकोनॉमी है बेटा। मतलब जो भी चाइना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा वो कौन से कॉरिडोर का यूज करेगा? देखो ये मैरीटाइम सिल्क रोड, सीपेक का सीधा रिलेशन क्या है? मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब जो लोग नए हैं, समुद्र। मैरीटाइम का मतलब क्या हुआ? सी से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड। और ये क्या हो गया? सिल्क रोड। अब आप बोलोगे सर ये रोड का, ये तो पानी है। बेटा उसको टैगलाइन दिया गया है। तो सी रूट मतलब चाइना सी रूट का यूज करके पाकिस्तान के साथ जो भी ट्रेड करेगा उसी को क्या कहा जा रहा है? सीपैक। तो सीपैक का रिलेशन किससे है? रोड से है। कौन से रूट से है? सी रूट से है। एक और चीज आपको याद रखना है, अगर सी आ रहा है मतलब पोर्ट भी तो होगा। तो कौन से पोर्ट? आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, ग्वादर पोर्ट बताओ किस देश में है? पाकिस्तान। सीधा ट्रेड इस पोर्ट से किया जाएगा। पक्का समझ में आ गया? फिर से रिपीट, सीपैक का फुल फॉर्म चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कौन से पोर्ट से ट्रेड होगा? ग्वादर। सीपैक का रिलेशन कौन से इनिशिएटिव से है? बीआरआई। बीआरआई का फुल फॉर्म बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब मल्टी लाइनर का ब्रह्मास्त्र बता देता हूं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकता है। बीआरआई का ओल्ड नेम बताओ, 2013 में नाम क्या था? वन बेल्ट वन रोड। लिख लो, ये पुराना नाम है। वन बेल्ट वन रोड, ये याद रखना भी आसान है। बताता हूं है क्या इसका मीनिंग। चाइना ने ऐसा सोचा था मैं एक रोड बनाऊंगा और वो एक रोड कम से कम 100 देशों से कनेक्ट होगा। तो आपको पता है ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए बीआरआई का मोटो क्या है, या मोटो क्या था? यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ये 3 कॉन्टिनेंट को रोड के थ्रू कनेक्ट करना। लिख लो। और जरूरी नहीं, अब आप बोलोगे सर रोड के थ्रू अफ्रीका कैसे कनेक्ट हो सकता है? तो बेटा सी के थ्रू कनेक्ट करना। कुल मिला के कनेक्टिविटी चाहिए हमको, चाहे रोड के थ्रू हो या तो फिर सी रूट के थ्रू हो। तो वो अपना पोर्ट के साथ, आपने देखा होगा केनिया का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट उसने 100 साल के लिए लीज पे लिया है, वो इसी का पार्ट था। तो बस मैं यही बता रहा हूं, बीआरआई का मोटो क्या हो जाएगा? टू कनेक्ट 3 कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। 100 से ज्यादा देश, मोटा मोटा 150 देशों से कनेक्टिविटी वो अपनी स्टेब्लिश कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा मेगा माइंड। अभी से इसलिए वो वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री। और हम वहीं धरे के धरे हम कंपेरिजन किससे करेंगे? पाकिस्तान से। हाँ पाकिस्तान से तो आगे है, हाँ बांग्लादेश से तो आगे। हालांकि वो दोनों हमारे से जीडीपी में, और जीडीपी में तो नहीं हो सकता, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी नहीं हो सकता, लेकिन पर कैपिटा में पाकिस्तान हटा दीजिए, भूटान भी हमसे आगे चला गया है, बांग्लादेश भी हमसे आगे चला गया है, ये सारे देशों से भी हम पीछे पछाड़ गए हैं। फिलहाल जाने दीजिए। अभी आपको पता तो चला होगा आरबीआई से कितना लोन लिया है मोदी ने? पता चला? आरबीआई का इस साल का प्रॉफिट कितना था? मोटा मोटा बता देता हूं, मोटा मोटा 4 लाख करोड़। कितना? 4 लाख करोड़। इसमें से ज्यादा नहीं, मोदी जी ने बोले 3.5 लाख करोड़ अभी थोड़े दिन के लिए दे दो, बाद में देखते हैं क्या करना है। समझ में आ रहा है बेटा? टेंशन की बात नहीं है, मोदी जी है तो मुमकिन है। ठीक है, देश गड्ढे में बिल्कुल नहीं जाएगा। चलिए सारे लोग बेटा अब अच्छे से पढ़ते रहेंगे। धन्यवादम। अब यहीं तक आपका करंट अफेयर था।